एक सुनसान जंगल की गहराई में छुपा है एक खौफनाक राज, जहां बिरजू और उसकी पत्नी कामिनी का घर किसी कब्रगाह से कम नहीं। अंधेरी रात, घने बादल और रहस्यमयी नदी के किनारे नहाती हुई एक सुंदर लड़की, लेकिन उसकी हंसी के पीछे छुपा है मौत का साया। आदित्य और समर ने कदम रखा उस खौफनाक दुनिया में, जहां कामिनी की मोहक सुंदरता मौत का पैगाम है और बिरजू की खून पीती आंखों में छुपी है पिशाच की भूख। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वे इस रात से बच पाएंगे या ये रात उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी? अब शुरू होती है असली दहशत। तेज बारिश ने दूर दराज के जंगल को अपने आगोश में ले रखा था। आसमान में काले बादलों ने चांद को ढक दिया था और कड़कती हुई बिजलियां उस रहस्यमयी वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। गांव की मशहूर वशिष्ठी नदी अपने उफान पर थी और पानी का तेज बहाव देख एक बूढ़ा आदमी गहरी चिंता में डूबा नजर आ रहा था। यह बिरजू था। नदी किनारे अपनी छोटी सी नाव खड़ी करके वह ग्राहकों के इंतजार में था। क्या करूं? ग्राहक कहां से लाऊं? पिछले 4 दिन से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब मैं लोगों को अपनी नाव में बैठाकर सफर करवाऊंगा। वशिष्ठी नदी के किनारे रहने वाला बिरजू पेशे से नाविक था। वह पर्यटकों को अपनी नाव में बैठाकर नदी की सैर कराता और इसी से अपना गुजारा करता। नदी के पार घने जंगलों के बीच उसका एक छोटा सा घर था, पर कोई नहीं जानता था कि बिरजू गांव छोड़कर इन डरावने जंगलों में क्यों रहता था। बिरजू की अकेली जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। कई लोगों ने उसे रात में नदी के पार जाते देखा था, लेकिन सब ने इसे उसकी मजबूरी समझकर टाल दिया था। उसी दिन जंगल में 2 दोस्त घूमने आए थे। भाई, इस बार तो सफर का पूरा मजा लेंगे, एक दोस्त ने कहा। हाँ, और मैंने सुना है कि इस गांव की वशिष्ठी नदी बहुत मशहूर है, मगर मुझे इस नदी की गहराइयों से थोड़ा डर लगता है। अरे डर कैसा, मैं हूं ना, दूसरे ने हंसते हुए कहा। दोनों जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, दूर नाव में बैठे बिरजू की नजर उन पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि यह आज रुकने वाली नहीं है। शायद आज का सफर मुमकिन नहीं, आदित्य ने चिंतित होकर कहा। अरे वो देखो, शायद कोई मल्लाह है। दोनों बिरजू की तरफ चल पड़े। बिरजू ने चप्पू उठा लिया और बोला, साहब, नदी देखनी है? आओ, मैं तुम्हें घुमा देता हूं। समर और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। हां, मगर मुझे लगता है कि मौसम ठीक नहीं है, जाना सही नहीं होगा, समर ने कहा। यह सुनते ही बिरजू का चेहरा फक पड़ गया। बारिश और तूफान के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मानो उसे किसी अज्ञात भय ने जकड़ रखा हो। नहीं साहब, मैं 20 सालों से यहां नाव चला रहा हूं। बारिश थोड़ी देर में थम जाएगी। आज भीड़ कम है, कल शायद ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी इस नदी के उस पार का नजारा बहुत ही सुंदर है। समर और आदित्य कुछ पल सोच में डूब गए। चलो भाई, इतनी दूर आए हैं, मौका खोना नहीं चाहिए, समर ने कहा। ठीक है, चलते हैं, आदित्य ने उत्साहित होते हुए कहा। बिरजू ने जल्दी से अपनी नाव का डोर खींचा और नाव धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी। बिरजू ने चप्पू चलाते हुए चुपचाप नाव आगे बढ़ाई। आपका नाम क्या है? आदित्य ने पूछा। मेरा नाम बिरजू है। मैं नदी के पार रहता हूं और नाव चलाकर गुजारा करता हूं। लेकिन गांव में क्यों नहीं रहते? यह सुनते ही बिरजू के चेहरे का रंग उड़ गया। वहां बहुत शांति है, उसने धीरे से जवाब दिया। ऊंचे पहाड़, मधुर गीत गाने वाले पक्षी, पेड़ पौधे, वहां से वापस आने का मन नहीं करता। वहां कौन रहता है? समर ने चौंक कर पूछा। बिरजू ने हिचकिचाते हुए कहा, आप चाहें तो आज रात मेरे घर ठहर सकते हैं, सुबह आपको वापस छोड़ दूंगा। नाव धीरे धीरे किनारे पर पहुंची और तीनों जंगल के घने अंधकार में बिरजू के पीछे पीछे चलने लगे। वातावरण में घोर सन्नाटा था और अजीब सी बेचैनी ने दोनों दोस्तों को घेर लिया था। थोड़ी देर बाद वे बिरजू के पुराने लकड़ी के घर के पास पहुंचे।
घर में अजीब सी खामोशी थी और जंगल की आवाजें पूरे माहौल को और डरावना बना रही थीं। आदित्य और समर यह देखकर चौंक गए जब उन्होंने जंगल के बीच में बिरजू का आलीशान घर देखा। यह घर किसने बनाया, इतना बड़ा और खूबसूरत? आदित्य ने पूछा। बिरजू ने गर्व से कहा, मेरे दादाजी ने, वह बहुत अच्छे कारीगर थे, उन्हीं ने इसे बनवाया था। समर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, घर तो विंटेज स्टाइल में है, एकदम क्लासिक। तीनों घर के अंदर गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, समर और आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर का नजारा किसी अमीर इंसान के महल जैसा था। समर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे दादाजी इतने अमीर थे, फिर तुम इस हालत में क्यों हो? बिरजू ने हंसते हुए कहा, किस्मत का खेल है साहब, सब किस्मत का खेल है। समर और आदित्य को बिरजू की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। तभी बिरजू ने इशारा करते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूं। चलते चलते वे एक बंद कमरे के पास पहुंचे। समर ने पूछा, यह कमरा बंद क्यों है, इसमें क्या है? बिरजू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वक्त आने पर सब बताऊंगा, अभी नहीं। कमरा देखने के बाद दोनों बाहर घूमने के लिए निकले। अब रात गहरी हो चुकी थी। चांद का शीतल प्रकाश नदी पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उसी समय आदित्य की नजर नदी के किनारे एक लड़की पर पड़ी जो पानी में नहा रही थी। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, भाई देखो, वह देखो, एक सुंदर लड़की है, उम्र करीब 24 साल होगी। वो नदी में उतरकर नहा रही है। उसकी गोरी और दूधिया रंग की त्वचा चांदनी की तरह चमक रही है। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे हैं और उसकी कोमल त्वचा पर रात के जुगनू अपनी रोशनी से उसकी सुंदरता को और निखार रहे हैं। समर ने भी देखा और दोनों उसके पास पहुंचे। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं और यहां इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कामिनी हूं, बिरजू की पत्नी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जैसे समर और आदित्य के कानों में मिश्री घुल गई हो। समर ने चौंक कर कहा, बिरजू की पत्नी इतनी सुंदर? आदित्य ने धीरे से कहा, भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी ने हंसते हुए कहा, तुम यहाँ नए हो इसलिए कुछ नहीं जानते। यह कहकर वह नदी से बाहर आई और बिरजू के घर की तरफ चलने लगी। उसकी गोरी पीठ और लहराती कमर देखकर दोनों के दिलों में अजीब सी खलबली मच गई। वे सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे घने झाड़ियों के बीच पहुंचे, वह लड़की अचानक गायब हो गई। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी सबसे खौफनाक और रोमांचक कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो उसे जरूर सुने। आपके लिए एक लंबी और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। अब क्या आप तैयार हैं अगली डर से भरी रात के लिए? जब दोनों बिरजू के घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। कामिनी ने जैसे उन पर कोई जादू कर दिया हो। ऊपर के कमरे से पायलों की आवाज आ रही थी। यह वही कमरा था जो बंद था। समर अब उस लड़की को पाने के लिए बेताब हो गया था। वह सम्मोहित हो चुका था। तभी आदित्य का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसके गिरते ही उसका सम्मोहित दिमाग एक झटके से होश में आ गया। आदित्य ने देखा कि समर अब उस बंद कमरे में जा चुका था। उसने घबराते हुए चिल्लाया, भाई रुको, अंदर मत जाओ। लेकिन समर अब उसके काबू में नहीं था। वह कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर कामिनी बड़े ही कामुक अंदाज में बैठी हुई थी। उसने समर को बुलाते हुए कहा, आओ समर, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? मेरी बाहें तुम्हें पाने के लिए तरस रही हैं, मेरी प्यास बुझाओ।
समर ने बिना सोचे समझे कामिनी के आगोश में खुद को समर्पित कर दिया। नीचे आदित्य का पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया था और वह दर्द से कराह रहा था। तभी बिरजू दरवाजे से अंदर आया और हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा है। इतना कहकर बिरजू ने आदित्य के पैर पर लाठी से वार किया और आदित्य दर्द से चिल्ला उठा। बिरजू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया और उसी बंद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपने दर्द को सहते हुए खुद को किसी तरह खड़ा किया और लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर और कामिनी एक दूसरे के आगोश में थे और बिरजू समर की गर्दन से खून चूस रहा था। समर का शरीर अब किसी चूसे हुए आम की तरह सूख चुका था, लेकिन वह अभी भी कामिनी के सम्मोहन में फंसा हुआ था। बिरजू इस मौके का फायदा उठाकर उसके खून को चूसता जा रहा था। बिरजू ने हंसते हुए कहा, बस कुछ ही देर और यक्षिणी, फिर मैं दूसरा शिकार ले आता हूं। इसका भाई नीचे पड़ा है। आदित्य ने देखा कि बिरजू अब पहले से जवान दिखने लगा था और उसकी त्वचा का रंग भी की तरह चमकने लगा था। बिरजू ने समर का कंधा अपने नुकीले दांतों से चबा डाला। समर अब मर चुका था और बिरजू उसका शरीर चबा चबा कर खा रहा था। आदित्य के दिल में अब बस खौफ और दर्द ही बाकी था। यक्षिणी और बिरजू ने उसके सामने समर का दिल फाड़ कर खा लिया था। उनकी नुकीली दांतों से समर का शरीर धीरे धीरे चबाया जा रहा था और आदित्य के मन में बस एक ही ख्याल था, कैसे इस भयानक खेल से बचा जाए। यक्षिणी का असली रूप बेहद भयानक था जितना उसका शरीर आकर्षक था। उसका चेहरा उतना ही विकराल और डरावना हो चुका था। आदित्य ने धीरे धीरे खुद को संभालते हुए दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसकी सांसें थमी हुई थीं और हर कदम वह डर और तनाव से भरा हुआ उठा रहा था। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरकर मुख्य दरवाजा भी बंद कर दिया, जैसे वह उस घर से पूरी तरह भाग जाना चाहता था। वह लंगड़ाते हुए तेजी से घने जंगल से निकलने का रास्ता खोजने लगा। उसके कानों में अभी भी बिरजू और यक्षिणी के खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। नदी किनारे पहुंचते ही चांदनी की हल्की रोशनी में उसे बिरजू की नाव दिखाई दी। आदित्य बिना समय गंवाए उस नाव पर चढ़ गया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। अब हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। बीच नदी में पहुंचते ही उसने किनारे पर दो परछाइयां देखीं। ये वही खौफनाक जोड़ी थी। ये जरूर बिरजू और यक्षिणी होंगे, उसने खुद से कहा और चप्पू और तेजी से चलाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि बिरजू ने नदी में छलांग लगा दी और पानी के भीतर से तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। बिरजू अब किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भूतिया प्राणी की तरह तैर रहा था, मानो उसे अपनी भूख मिटाने की जल्दी हो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी और दूर आदित्य, तुझे किसी भी हालत में किनारे पहुंचना है। किनारा करीब था और आदित्य ने नाव से छलांग लगा दी। वह जोर से चिल्लाया, बचाओ, मेरी मदद करो। किनारे के पास रहने वाले एक बूढ़े बाबा उसकी ओर दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उन्हें देखा, उसकी सांसें थम गईं। यह बूढ़ा बाबा कोई और नहीं बल्कि वही बिरजू था। तुम कौन हो? आदित्य की आवाज कांप रही थी। बिरजू ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं बिरजू माझी हूं। आदित्य का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए नदी की ओर इशारा किया और कहा, तो फिर वो कौन है? अब पानी में तैरता हुआ दूसरा बिरजू नाव की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखें चमक रही थीं और होठों के बीच से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। वह नाव पर चढ़ा और फिर धीरे धीरे वापस जंगल की ओर चलने लगा, मानो उसे कोई डर या चिंता न हो। बूढ़े बाबा ने आदित्य की ओर देखकर कहा, ये यक्ष का बेटा है, तुम इसके जाल में फंस गए थे। ये वही है जो मासूम लोगों को नदी के पार अपने घर ले जाता है, जहां इसकी यक्षिणी उन्हें प्यार में फंसाकर मार डालती है।
आज पहली बार कोई यक्षिणी के घर से जिंदा लौट कर आया है। कैसे बच गए तुम? ये चमत्कार ही है। आदित्य अब कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके मन में दर्द और खौफ की लहरें उमड़ने लगी। अचानक वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मेरा भाई समर भैया, उन्होंने उसे मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे और उसकी आवाज दर्द से डूबी हुई थी। भैया वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। आदित्य का दर्द अब नमी भरी रात में घुल चुका था और उसके चारों ओर अब बस अंधेरा और वह भयानक यादें थीं जो उसे कभी चैन नहीं लेने देंगी।